सर्दियों की सुबह रणविजय राजसमंद पहुंचा। राजसमंद स्टेशन पर पहुंचते ही उसे रंग बिरंगी पगड़ियों में सजे आदमी और सतरंगी लहंगा चोली पहने सुंदर औरतें दिखीं। तो उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजाओं और उनकी सुंदर रानियों की तस्वीरें खिंच गईं। राजसमंद की सर्दी 10-12 डिग्री तो होगा। वाह, नदी के पानी से उठती भाप सर्दियों की बात ही कुछ और है। यहाँ पर जरूर ही डैनी डिकोस्टा के महल के बारे में पता चल ही जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास इसी इलाके में थे। खून पी जाने वाले प्रेत, रात को भेड़िया बन जाने वाले इंसान और न जाने क्या क्या। उसे लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। पहाड़ियों के बीच में से होकर जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका मन मोह लिया। जगह जगह दिखने वाले सुंदर किले के नजारे, खूबसूरत वादियां, झीलें और झरनों से टकराकर बहने वाली हवाओं ने उसे जैसे किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। वाह, लगता है किसी परियों के देश में आ गया हूं। इतनी सुंदर जगह के बारे में जाने किन बेवकूफों ने ये अंधविश्वास फैलाए होंगे। रानी की सराय, हाँ ये है। डैनी ने अपनी चिट्ठी में इसी होटल में ठहरने के लिए कहा था। हाँ, वो एक पुरानी इमारत थी, जैसे पुराने वक्त में रजवाड़ों के कोतवाल या मंत्रियों की कोठियां हुआ करती थी। उसके तांगे से उतरते ही एक बूढ़ी औरत निकलकर सामने आई। कम्मा गणेशा। हाय, मैं रणविजय। आ गए तुम? आओ आओ। कैसा लगा हमारा राजसमंद? मैं थारा इंतजार कर रही थी। आओ सा, आओ। थारा कमरा दिखा दूं? अंदर नहाने का गर्म पानी, तौलिया, सब कुछ है। और भी कुछ चाहिए हो तो बोल देना सा। हाँ, थारे वास्ते ये चिट्ठी मिली थी मारे को। बुढ़िया ने रणविजय को एक लिफाफा थमाया। रणविजय ने कमरे में पहुंचकर खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वो चिट्ठी खोली। थकान से जान निकल गई। देखो क्लाइंट ने क्या लिखा है। 4 दिसंबर। राजसमंद में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कल 3 बजे तुम्हारी रत्नागढ़ की यात्रा शुरू होगी। रानी की सराय से निकलकर काली घाटी पहुंचना। वहां मेरी शाही बग्घी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सफर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। रात रणविजय को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह नाश्ता करने के बाद वो आदतन यहाँ की यादों को अपनी डायरी में समेटने लगा और फिर दिन के खाने के बाद वो अपने आगे के सफर के लिए तैयार था। हाँ आंटी जी, तो कितना पैसा हुआ आपका? मारे को चिट्ठी के साथ ही कमरे का किराया और थारे आने जाने के वास्ते घोड़ा गाड़ी का भाड़ा मिल चुका है सा। घोड़ा गाड़ी वाला बस आता ही होगा। पर जे बताओ कि आपने जाना कट्टे को है? मैं रत्नागढ़ जा रहा हूं। रत्नागढ़ का नाम सुनते ही वो बुढ़िया अचानक पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। क्या हुआ? आप पर उसकी तो जैसे जीभ ही अकड़ गई थी। तभी घोड़ा गाड़ी पहुंच गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने रणविजय का बैग उठाकर घोड़ा गाड़ी में डाला ही था कि भीतर से वो बुढ़िया भागी हुई आई और हाथ जोड़कर रणविजय के सामने खड़ी हो गई। अरे भगवान के वास्ते वहां जाओ कुनिसा। अभी जवानी भी कोनी आई थारी ठीक से।
दुनिया कोनी देखी तुमने, क्यों इस उम्र में जान देने पे तुले हो? पर हुआ क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? सवाल कोनी सा, सवाल कोनी। बस अगर अपनी माँ को जरा भी प्यार किया है तो यहाँ से लौट जाओ, उसकी गोद सूनी मत करो सा। और अगर जाना ही है तो किसी और दिन चले जाना। हाँ, किसी और दिन? पर क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या है? दिन नहीं, रात सा, रात। माघ की पूर्णमासी है आज। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे सा। धरती पे उतरे हैं सारे प्रेत। रणविजय ने उसकी बातें समझने की कोशिश की, पर घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था, इसलिए वो पलटा और घोड़ा गाड़ी में घुस गया। तभी वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी तांगे के पास आई। सुनो सा, अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो ये तावीज पहन लो, ये भूत प्रेत से थारी रक्षा करेगी। अरे मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी खातिर रख लो सा, मैं थारी माँ से मानू, मारा दिल रख ले बेटा। रणविजय बुढ़िया की बात टाल नहीं सका और उसने वो ताबीज पहन ली और उसने बुढ़िया को वो ताबीज अपने गले में डालने दी। गाड़ी वाले ने चाबुक चलाई और घोड़ा गाड़ी दौड़ पड़ी। रणविजय ने पीछे पलट कर देखा तो वो बुढ़िया अभी भी हाथ उठाए उसे रुकने को बोल रही थी। रुक जाओ सा, बड़ मानुसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी, जाओ कोनी उधर। रणविजय को बुढ़िया की बातें उलझन में तो डाल रही थी, पर उसे काम भी पूरा करना था। उसके बॉस और डैनी के बीच एक बड़ी लैंड डील होने वाली थी और इसकी सारी जिम्मेदारी रणविजय पर थी, जिसके लिए उसे रत्नागढ़ पहुंचना ही था। फिर उसने बुढ़िया के दिए हुए ताबीज को छुआ। जाने वो बुढ़िया की बातों पर यकीन कर पा रहा था या नहीं, पर हाँ, वो अंदर से डरा हुआ जरूर था। चिट्ठी में लिखा था सर कि आपको काली घाटी छोड़ना है जी। आप वहां उतर के करोगे क्या? हाँ जी, वहां से मेरे क्लाइंट मिस्टर डैनी डिकोस्टा की तरफ से सवारी आएगी। बहुत खतरनाक जगह सर, काली घाटी प्रेतों की घाटी है। प्रेत का नाम सुनकर रणविजय कांप उठा। रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि तांगे वाले को रत्नागढ़ पहुंचने की ऐसी क्या जल्दी थी। वो इतनी रफ्तार पर भी ऐसे तीखे मोड़ काट रहा था कि रणविजय की जान गले में आ रही थी। अरे अरे भाई, जरा धीमे चला लो, टांगा पलट गए तो दोनों मर जाएंगे। और तांगे वाला तो जैसे बहरा हो गया था। टांगा भगाने का जैसे कोई जुनून सा सवार था उस पर। सूरज ढलने लगा था। झींगुरों की आवाज ने माहौल में सिहरन पैदा कर दी थी और कंपा देने वाली ठंडी चांदनी रात के बीच तांगे के आगे लगी 2 लालटेनें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। अरे तांगे वाले, आपको हुआ क्या है? आप क्यों घोड़ों की जान लेने पर तुले हैं? क्योंकि सर, हमें आधी रात से पहले काली घाटी पार करनी है। क्यों? आधी रात के बाद ऐसी क्या आफत आने वाली है काली घाटी में? मौत का डेरा है काली घाटी। आज के पूरे चांद में जो आधी रात को वहां रुक गया, कभी वापस को नहीं लौटा। तो कब तक आएगी काली घाटी? हाँ, चल 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 मेरे बच्चे, चल चल। देखा, घोड़ा थम गया, मतलब काली घाटी अब दूर नहीं है। बस कुत्ते यहीं तक रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि काली घाटी से भड़मानुसों का इलाका शुरू होवे। आधी रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज। पर तुम आगे कटे जा रहे से। मुझे रत्नागढ़? क्या? रत्नागढ़?
क्या हुआ आपको? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की ओर बढ़ रही थी, ठिठुरन भी बढ़ती जा रही थी। ठंड के अलावा रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का डर सबकी हड्डियां तक जमाए दे रहा था। ये आवाज कैसी है? शायद उधर पहाड़ियों के पार तूफान आया है, जल्दी इधर भी आएगा। हाँ, अरे जल्दी चलो। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, तांगे वाला और बेरहम होता जा रहा था। तभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाज सुनाई दी और साथ ही तांगे वाला पहली बार बोला, 1 घंटा पहले पहुंच गए। आ गई काली घाटी? और क्या, भेड़ियों की आवाज सुनी कोनी, इसके आगे से उन्हीं का राज शुरू होवे। पर थमे लेने वाला तो आया कोनी अभी तलक है? बोलो क्या करें? मैं उतर जाता हूँ यहीं। माथा फिर गया है थारो, जान कोनी प्यारी। यहाँ 10 मिनट भी खड़े रह गए तो भेड़िया फाड़ खावेंगे, थमे हड्डी तक चबा जावेंगे। तो फिर क्या करूं? इंतजार ही करना पड़ेगा, और चारा कोनी। अरे ये तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? ये शाही बग्गी आ गई, उतरो से, यहाँ से आगे वो ही ले जावेंगे तमें। वो सचमुच शाही बग्गी थी। रंगीन कांच की खिड़कियां सुंदर पर्दों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक ऊंची सी सीट पर बग्घी वाला सवार था और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट ऊंचे चमकते काले घोड़े। एक ही पल में रणविजय का डर भाप बनकर उड़ गया। बग्घी देखकर ही लग रहा था कि उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिर करने वाला था। जैसे ही बग्घी पास पहुंची, बग्घी वाला बोला, क्या भाई, आज तो कुछ जल्दी आ गए तुम। क्या करते, घनी जल्दी थी थारे मेहमानों को। मैंने कब कहा इससे कि मुझे जल्दी पहुंचाना है? कुछ भी बके जा रहा है। बग्घी वाला आगे बढ़ा और बड़े अदब से रणविजय के सामने झुक गया। हमारे सा चलो। हाँ चलो। जरा रुको से। ये मंत्र सारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना से। और हाँ, कुछ भी हो जावे, इस ताबीज को खुद से अलग को नहीं करना। हाँ, कुछ भी हो जाए इससे क्या मतलब है इसका? दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा रणविजय उस शानदार बग्घी की ओर बढ़ा ही था कि बग्घी वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो। कंधों पर काला सा चोगा डाले, काली पगड़ी और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले, सांप का संभाल देना। बग्घी वाले ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी। नर्म गद्दीदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी मोटी कालीन। मालिक थोड़ा ख्याल रखने को बोले आप खास मेहमान उनके। सर्दी बहुत है, जरोखे के नीचे बिलायती दारू है, 2 घूंट लगा लो, ठंडी भाग जाएगी। रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेटा ही था कि तभी चाबुक की आवाज सुनाई दी और बग्घी हवा से बातें करने लगी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी में थे।
पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा सा ही था। इसलिए बग्घी को बस उसके आगे दोनों ओर लगी पीतल की लालटेनों की रोशनी का ही सहारा था। क्या कहते हो, कब तक पहुंच जाएंगे रत्नागढ़? चलो। हाँ भाई, कुछ पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं। ये जगह ही अजीब नहीं है, यहाँ के लोग तो उससे भी अजीब है। उस ठिठुरन और डर के बाद भी जाने कैसे रणविजय को नींद आ गई या शायद बेहोशी। उसे लगा जैसे कोई पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो उन्हें अपनी गर्दन की ओर बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लगा जैसे छोटा सा बकरी का बच्चा बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल वो पंजे उसकी गर्दन पर थे। जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसका दम घुटता जा रहा था। सांस रुकने से उसकी आंखें बाहर निकल आने को थीं। तभी उसे बग्घी की खिड़कियों से छन कर आती चांदनी में बग्घी वाले का लंबा, सूखा और पथरीला सा चेहरा दिखा और गड्ढों में से झांकती उसकी एक जोड़ी लाल आंखें। वो जोर से चीख पड़ा। क्या हो गया सा? कोई अंदर आ गया क्या? नहीं, कोई सपना था शायद। सपना था शायद। हाँ। तब चिंता कौन है, ठाठ से बैठो, अब तो रास्ता भी अच्छा है। क्या कहा तुमने? कोई अंदर आ गया क्या? क्या मतलब? कौन आ सकता था अंदर? जान दो सा। वो सब ना जानो तभी अच्छा। क्या बक रहा है ये? कोई क्या ना जानू? कौन आ सकता है गाड़ी के अंदर? कहीं वो। रणविजय बग्घी के अंदर किसी के घुस आने के ख्याल से ही इतना डर गया था कि वो उसे ढूंढने लगा। सीट के नीचे, पर्दे के पीछे, जहां भी ढूंढ सकता था ढूंढने लगा। कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ है वो? अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा। या शायद आया ही ना हो अंदर। हाँ, शायद कोई नहीं आया अंदर। हाँ। बग्घी इतनी तेज रफ्तार से चली जा रही थी कि अगर पहिए के नीचे कोई पत्थर आ जाता तो वो घोड़ों समेत सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरते और भेड़ियों का शिकार बन जाते। ये हो क्या रहा है? बग्घी बार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रही है? हाँ? क्या ये उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है? हाँ? सड़क के बाईं ओर वो टेढ़ा सा पेड़ चौथी बार दिखा है अभी भी। पर क्यों कर रही है ऐसा? क्या मैं जिंदगी भर इन्हीं पहाड़ियों में भटकता रहूंगा? पूछूं उसे। सुनो। नहीं, क्या फायदा, ये जवाब तो देने से रहा। कुछ देर बाद उसे वक्त का ध्यान आया और उसने अपनी पॉकेट से निकालकर माचिस जलाई। समय क्या हुआ है? 12:30। हे भगवान, उस सवारी ने कहा तो था कि काली घाटी में आधी रात के बाद भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज होता है। तो क्या ये जानबूझकर रास्ते में आधी रात कर देना चाहता था? अरे क्या हुआ भाया? ये तो इनका रोज का है, ये तमें खावे कोनी। चलो बच्चों, चलो चलो।
बग्घी इतनी तेज भागी जा रही थी कि रणविजय को उसकी सीट के आसपास जो कुछ मिला उसने उसे कसकर जकड़ लिया। अरे क्या हुआ इन घोड़ों को? रोको इन्हें, भगवान के लिए इन्हें रोकते क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? धीमे नहीं चला सकते बग्घी? जान निकाल दी थी मेरी। जान का क्या है ऐसा, अभी है अभी कोनी। क्या जान कभी भी जा सकती है, पर मैं इन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता, समझे तुम? जाने बग्घी वाले पर रणविजय की बातों का असर हुआ या नहीं, पर वो घोड़ों के पास जाकर उन्हें पुचकारने लगा। मेरे बच्चों, कुछ ना होवे तुम्हें, कुछ ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना। आराम से चलो। उसके पुचकारने का जादू सा असर हुआ और वो आराम से चलने लगे। तभी एक अजीब सी खड़खड़ाने की सी आवाज सुनाई दी और रणविजय ने देखा कि बग्घी वाला बार बार अपने दाएं बाएं देख रहा है। कहाँ देख रहा है ये नीली सी रोशनी कैसी चमक रही है यहाँ? ये अजीब सी खड़बड़ाहट भी उन्हीं से आ रही है। शायद इन्हीं को ढूंढ रहा था ये बग्घी वाला। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कि पागल हो गए क्या? ये भगवान, ये कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? फिर ये पास आते जा रहे हैं। हटो, भागो भागो यहां से, जाओ भागो भागो यहां से। हे भगवान, ये तो पास आते ही जा रहे हैं। बग्घी वाले कहां मर गए? भगवान, मुझे इन भेड़ियों के सामने छोड़कर कहां मर गया एक कमीना। पर तभी वो जैसे गया था वैसे ही अचानक वापस प्रकट भी हो गया और चुपचाप कोच पर सवार हुआ और घोड़े चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहां गए थे? मैंने पूछा, इन भेड़ियों की दया पर छोड़कर कहां चले गए थे तुम? तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब क्यों नहीं देते? डैम इट! रणविजय बग्घी वाले के सामने बिल्कुल बेबस था। वो कुछ भी कर सकता था रणविजय के एक भी सवाल का जवाब दिए बिना। उसके बाद वो नीली सी रोशनी कई बार दिखाई दी और हर बार बग्घी वाला उन रोशनियों के पास जाता और उनके चारों ओर कुछ पत्थर के टुकड़े रखकर एक घेरा सा बनाता और वापस लौट आता। और एक बार तो जो हुआ उसने रणविजय को चक्कर में डाल दिया। एक नीली सी रोशनी पास में दिखी, बहुत पास। और जब बग्घी वाला उसके पास गया तो रणविजय ने साफ साफ देखा वो रोशनी बग्घी वाले के आर पार चमक रही थी, जैसे बग्घी वाला वहां था ही नहीं। ये चक्कर क्या है?
ये किस जगह फंस गया हूं मैं? अच्छा, एक भी बात समझ नहीं आती। अरे भाई, ये तो बता दो कि हम रत्नागढ़ कब तक पहुंचेंगे, या कभी पहुंचेंगे भी, या मेरी सारी जिंदगी इस भूतिया घाटी में गुजरने वाली है। हालांकि भेड़ियों की आवाजें बीच बीच में अभी भी सुनाई दे रही थी, पर कुछ देर तक सफर शांति से चलता रहा। फिर कुछ देर बाद बादलों के बीच से अचानक चांद निकल आया, अपने पूरे आकार में। पर तभी जाने कहां से अचानक भेड़ियों की कुर्राहटें सुनाई देने लगी। बग्घी अचानक थम गई। घोड़े दहशत में हिनहिनाते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। रणविजय ने माजरा जानने के लिए सामने झांका तो वो कांप गया। सैकड़ों भेड़िए बग्घी को चारों ओर से घेरे खड़े थे। उनके मुंह चांद की ओर थे और सब के सब अजीब आवाज में हुंकार रहे थे। उनकी इस हुंकार से पूरी घाटी कांप गई थी। रणविजय के कानों के पास से पसीने की धार बह रही थी। लगा जैसे वो भेड़िए बग्घी पर टूट पड़ेंगे और सब कुछ खत्म। पर बग्घी वाले को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से बग्घी से नीचे उतरा और भेड़ियों के बीच जाकर बड़बड़ाता हुआ ऐसे इशारे करने लगा जैसे वो सर्कस का रिंग मास्टर हो, या जैसे वो रास्ते से प्रेत आत्माओं को हटा रहा हो। बस कुछ ही पल और भेड़िए जैसे अचानक आए थे वैसे ही लौट भी गए। घोड़े फिर से शांत हो गए और बग्घी चल पड़ी। हे ईश्वर, अगर मौत भी दी ना तो ऐसी मौत मत देना। आगे का रास्ता चढ़ाई वाला था, इसलिए घोड़े आराम से चल रहे थे। ऐसी भयानक यात्रा के बाद जब कुछ पल शांति के मिले तो रणविजय की आंख लग गई। फिर जब उसकी आंखें खुली तो बग्घी एक पुराने से महल के सामने खड़ी थी और बग्घी वाला घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों से रोशनी की कोई झलक नहीं आ रही थी। रणविजय ने महल की उजड़ी सी बाउंड्री वॉल पर एक नजर डाली। हाय, हे भगवान, आखिर मंजिल आ ही गई। काफी बड़ा महल है। महल के सामने गोल चक्कर से निकालते हुए कई रास्ते। आओ सा, आ गया रत्नागढ़ महल। जब बग्घी वाले ने रणविजय की बांह पकड़कर उसे बग्घी से उतरने में मदद की तो एक बार फिर से उसे बग्घी वाले के पंजों की ताकत का एहसास हुआ। लगभग पूरी रात का सफर था। ये सर्दी है, ऐसे में अगर गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई दिख भी तो नहीं रहा। वैसे क्या प्रॉपर्टी है? अगर वक्त और मौसम की मार से इसकी ऐसी हालत ना हुई होती तो बग्घी वाले को बोलता हूं कि मालिक को बुलाने को। अरे भाई, सुनो तो। अजीब पागल है, फटाक से गायब हो गया। अब किसको आवाज दूं और नॉक करूं भी तो इतने बड़े महल में कौन सा दरवाजा नॉक करूं? रणविजय समझ नहीं पा रहा था कि अब वो आगे क्या करे। उसका इंतजार एक बार फिर से डर में बदलने लगा था कि तभी किसी के आने की आहट सी सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है। थैंक गॉड। यकीन नहीं हो रहा कि वो भयानक सफर खत्म हो गया। आवाज सुनते ही वो बढ़कर दरवाजे तक पहुंचा। फिर दरवाजा खुला। सामने उसका क्लाइंट था, डैनी डिकोस्टा। अधपकी दाढ़ी, काले ओवरकोट में, जरूरत से ज्यादा लंबा, चौड़े कंधे, पर बदन में शायद ही कहीं हड्डियां न दिखती हों, और गड्ढे में धसी सुर्ख आंखों की जोड़ी।
रणविजय को सामने पाकर उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम माय फ्रेंड, रत्नागढ़ पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। प्लीज कम। इसे अपना ही घर समझो। जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक। मुझे कभी कुछ नहीं होता। हैंडशेक करते ही रणविजय को एक बार फिर से उसी दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि उसके हाथ भी बग्घी वाले की तरह ही किसी चट्टान जैसे बड़े, सख्त और ठंडे थे। आप ही हैं मिस्टर डैनी? जी हाँ, मैं ही हूं आपका क्लाइंट, डैनी डिकोस्टा। आइए। बाहर बहुत सर्दी है। लाइए, अपना बैग मुझे दीजिए। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूं। नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। एंड यू सी इट्स प्रिटी लेट इन द नाइट, सो कोई नौकर नहीं है इस वक्त, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूं। नहीं तो आप मेरे काम होने से पहले ही भाग जाएंगे। बट यू नो, comfortable, isn't it? यस, सर्टेनली। ये फायरप्लेस इस रूम को कभी ठंडा नहीं होने देता। आप बैठिए, रुकिए।